साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 मध्य प्रदेश एवं भारतीय इतिहास। तो मध्य प्रदेश एवं भारतीय इतिहास के प्रश्नों के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे, साथ ही साथ में हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी अगर परीक्षा में आता है तो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम पोस्टपोन होकर के जून में पहुंच गया है, इस वजह से कुछ जो विद्यार्थी हैं उनका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है और वो पढ़ाई छोड़ करके बैठ चुके हैं। लेकिन हम आपको बता दें, अगर आपने तैयारी की है तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अभी प्रैक्टिस करना भी छोड़ देते हैं तो एक महीने पहले एग्जाम की सारी चीज़ें आपको फिर से नई लगने लगेंगी और उस वक्त फिर आप घबरा जाएंगे कि अब कैसे तैयारी करें जब आपका एग्जाम आपके सर पर आ जाएगा। तो कम से कम प्रैक्टिस तो करते ही रहिए। और प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट आपके लिए आपको पता है हम लेकर के आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यूनिट 8, यूनिट 10, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। साथ ही साथ में बता दें 2019 का जिन्होंने मेंस दिया है और उनका मेंस भी अगर अच्छा नहीं गया है तो वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस करके अपना जो है रिदम दोबारा पा सकते हैं, ठीक है। और 2020 और 2021 का प्री एग्जाम बड़े अच्छे से दे सकते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में दे सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 पर। आपको कुछ काम करने होंगे, जैसे कि आपको एक पेन एक कॉपी ले लेना है, 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल लेना है। उसके बाद में उसके सामने ही अपना आंसर लिखते चलना है, ठीक है। फिर लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके कितने आंसर सही थे और जो भी नई चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती जा रही हैं उसको उसी प्रश्न के आगे आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए, भारत के मुगल शासक बनने के बाद जहीरुद्दीन ने अपना नाम क्या रखा था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है शेर खान, ऑप्शन सी है बाबर या फिर ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। आइए देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि बाबर अपना नाम रख लिया था जहीरुद्दीन ने। तो अब आपको क्लियर हो गया कि जहीरुद्दीन का पूरा नाम ही क्या था, जहीरुद्दीन बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव भारत में डाली थी। आइए इस प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। तो देखिए, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। फरगना में भी किसके घर? तो उमर शेख मिर्जा के घर पर हुआ था, ठीक है। यह 1495 में फरगना के सिंहासन पर बैठा। अब देखिए, अब भारत आएगा तो पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 27 अप्रैल 1526 को जीतने के बाद में बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और अपना नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद से बदल करके बाबर रख लिया था। मतलब सुनने में एकदम खतरनाक सा नाम जिससे लगे, इसलिए उसने अपना नाम बाबर रख लिया था, ठीक है। और यहाँ पर आकर के फिर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। बाकी जानकारी आपको पूरी है ही है अगर आपने तैयारी की है तो, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो ये आपका मध्य प्रदेश इतिहास का प्रश्न है। देखिए, तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पर पाए गए हैं? अब शिला चित्र का मतलब समझ रहे हैं, जो पत्थरों से मिलकर के चित्र बनते थे, वो शैल चित्र कहाँ पर पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में सबसे पुराने प्रागैतिहासिक कालीन। ऑप्शन ए है बाघ की गुफाओं में, ऑप्शन बी है उदयगिरी की गुफाओं में, ऑप्शन सी है सोनागिरी में या फिर ऑप्शन नंबर डी है भीमबेटका में। तो कहाँ पाए गए हैं? उम्मीद करते हैं आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। तो सही आंसर डी, यानी कि भीमबेटका में प्रागैतिहासिक कालीन शिला चित्र पाए गए हैं। चलिए देखते हैं भीमबेटका की खोज किसने की थी और कैसे कैसे चित्र यहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र पाए गए हैं। इसकी खोज वी.एस. वाकड़कर महोदय ने की थी। तो बस आपको इस प्रश्न के सामने ही लिख लेना है, भीमबेटका की खोज जो है वी.एस. वाकड़कर ने की थी, ठीक है। इनमें से अधिकांश जो शैल चित्र है वो मध्य पाषाण कालीन है। कब के हैं? तो मध्य पाषाण कालीन है अधिकांश जो शैल चित्र है, ठीक है। और रायसेन में स्थित है भीमबेटका। इसके बारे में आपको पता है, एनटीपीसी में भी एक प्रश्न पूछा गया था, भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तो पर्टिकुलर वहाँ पर नाम दिया हुआ था रायसेन। तो आपको वहाँ पर रायसेन ही आंसर पिक करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि सिराज ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता था। ऑप्शन ए है फरीदाबाद, ऑप्शन बी है जौनपुर, ऑप्शन सी है सासाराम या फिर ऑप्शन नंबर डी है पटना। तो बताइए किसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जौनपुर को जो है सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। देखिए, तो जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था। उस वक्त शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। जैसे आज आप अगर इंजीनियरिंग की तैयारी आपको करनी है तो आप राजस्थान के कोटा में जाकर के तैयारी करते हैं, तो उसी तरह उस समय का जो है शिक्षा का केंद्र कौन हुआ करता था? तो जौनपुर जो है शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। शेरशाह सूरी के बारे में आपने सुना होगा, तो शेरशाह सूरी ने अपनी शिक्षा जौनपुर से ही प्राप्त की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए,
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपने कई बार एग्जाम्स में देखा होगा। यूपी पीसीएस जो है इसको ज़्यादातर कवर करता है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। यह किस शासक का कथन है, यह बात किसने कही थी? तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी या फिर ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। तो बताइए किसने यह कहा था कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अपना साम्राज्य खो दिया? उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर सी यानी कि शेर शाह सूरी ने यह वक्तव्य कहा था। तो आइए देखते हैं कब कहा था शेर शाह सूरी ने यह वक्तव्य। तो देखिए, शेर शाह सूरी जब कालिंजर का किला भेद नहीं पा रहा था तो राजपूतों के शौर्य और पराक्रम से प्रभावित होकर के उसके मुंह से यह वक्तव्य निकला था। तो जैसा कि आपको पता है, कालिंजर के किले को भेदते हुए ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। उसके ऊपर वापस जो है एक बम उसके द्वारा फेंका गया, बम ही वापस आकर के उसके ऊपर ही लग गया था। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के वक्त उसने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? मध्य प्रदेश इतिहास का प्रश्न है। ऑप्शन ए है बुंदेला वंश, ऑप्शन बी है चंदेल वंश, ऑप्शन सी है मुगल या फिर ऑप्शन नंबर डी है सिंधिया। तो किसने जो है ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? आइए देखते हैं आंसर क्या है इसका। सही आंसर है यानी कि बुंदेला वंश के राजाओं ने ओरछा को जो है अपने बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो देखिए, मानिकपुर झांसी रेल मार्ग पर स्थित ओरछा का विशाल दुर्ग बुंदेला वंश के शौर्य पराक्रम और वीरता का प्रतीक है। ठीक है, तो कहाँ पर है? तो जो आपका मानिकपुर और झांसी रेल मार्ग है उसी के बीच में ओरछा पड़ता है। ठीक है, बुंदेला वंश ने ओरछा यानी निवाड़ी को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ओरछा का जो निवाड़ी है उसको बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। और आपको पता है निवाड़ी अभी हाल ही में जो है नया जो है जिला बनाया गया है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो टीकमगढ़ से अलग करके बना, ये तो आपको पता ही होगा। बाकी आपको एक और बात बता दें, ओरछा और ग्वालियर को अभी हाल ही में यूएनओ ने अपने जो है पुरातत्व स्थल में यहाँ पर शामिल किया है शहरों की सूची में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो अकबर उस समय आगरा में नहीं था, कहीं बाहर था, लेकिन वहीं पर उसको जो है शासक बना दिया गया था। तो वो कौन सी जगह पर उस समय था? ऑप्शन ए है काबुल, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है सरहिंद या फिर ऑप्शन नंबर डी है कालानौर। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी यानी कि कालानौर पर उस समय जो है अकबर था जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो चलिए आपको कुछ जानकारी देते हैं कि कालानौर पर क्या कर रहा था उस समय अकबर, किस लिए गया था। तो देखिए, हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में लगा था, यानी सिकंदर सूर से लड़ाई चल रही थी। इस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर ही पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया। वहीं पर एक सिंहासन बनाया बैरम खान ने और उस पर बिठा दिया अकबर को और बोल दिया कि ये मुगल शासक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? जैसा आप जानते हैं हमारे जो आपका संविधान है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बाहर से ली गई हैं, बाहर के देशों से। तो उस समय भी ऐसा चलता था, अकबर ने भी बाहर से एक प्रणाली ली थी जिसे मनसबदारी प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ से ली थी यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है मंगोलिया या फिर ऑप्शन नंबर डी है फारस। अब इसका आंसर हम तब बताएंगे आपको जब आप वीडियो को लाइक कर देंगे। मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है, सारी चीज़ें आपके लिए ढूंढ करके ले आते हैं, तो वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज बनता है। और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर विथ डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में चल रहे हैं, तो ये दोस्तों को बताइए। कम से कम जितना ग्रुप है आपके पास में, जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, हर जगह शेयर कीजिए भाई। हाँ, ये आपका फर्ज बनता है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर का सी यानी कि मंगोलिया से ली गई थी मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, मुगल मनसबदारी प्रणाली मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। तो चंगेज खां कहाँ का था? मंगोलिया का था। ठीक है, तो मंगोल सेना में जो है इसी प्रकार का वो चंगेज खां नेतृत्व किया करता था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफ़ी हद तक नवीन थी, परंतु यह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। मतलब ज़्यादातर तो नवीन थी, लेकिन ली किससे गई थी? तो मंगोलिया के मंगोल सैन्य प्रणाली पर आधारित थी मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 8, उत्तर भारत की 16 जनपदों में से कितनी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है? जैसा कि आपको पता है उत्तर भारत में 16 जनपदें हुआ करती थी, तो कितनी जनपदें जो है मध्य प्रदेश से संबंधित हैं यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो चलिए आंसर देखते हैं।
सही आंसर है बी, यानी कि दो जो जनपद हुआ करती थी वो मध्य प्रदेश से संबंधित थी। तो आइए देखते हैं कौन सी वो दो जनपद थी जो मध्य प्रदेश से संबंधित थी। तो देखिए, बौद्ध व जैन ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या उत्तर भारत में 16 थी। तो जानकारी कहाँ से मिलती है कि 16 जनपद हुआ करती थी? तो बौद्ध व जैन ग्रंथों से मिलती है, जिसमें चेदी तथा अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। तो चेदी जनपद और अवंती, अवंती आप जानते हो उज्जैन का पुराना नाम अवंती था, और जो अशोक था, अशोक के बारे में आप जानते होंगे, तो अशोक को अवंती का ही गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सरल सा प्रश्न है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं तो आपके दिमाग पर इतना प्रेशर रहता है कि आप इसको गलत टिक करके आते हैं, आता हुआ भी प्रश्न आपका गलत हो जाता है। आइए देखते हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो देखिए, ऑप्शन ए है सिकंदरा, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है काबुल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लाहौर। तो कहाँ पर स्थित है अकबर का मकबरा? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है यानी कि सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। तो सिकंदरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, यह आगरा से 5 मील की दूरी पर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं, और इस मकबरे की विशेषता क्या है? तो यह गुंबद विहीन है। ज़्यादातर जो मकबरे मुगल काल में बनते थे वो गुंबद वाले बनते थे, लेकिन अकबर का मकबरा जो है वो गुंबद विहीन है, यानी गुंबद उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, 2 मुगल सम्राट की अगर हम बात करते हैं, और एक और प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है? तो आपको याद रखना है 2 मुगल सम्राट ऐसे हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर है। कौन कौन है? तो पहला है बाबर, जिसका मकबरा काबुल में है, और दूसरा है जहांगीर, जिसका मकबरा लाहौर में है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। तो देखिए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है रॉल्फ फिंच, ऑप्शन बी है सर टॉमस रो, ऑप्शन सी है जॉन हॉकिंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पीटर मुंडी। तो कौन यहाँ पर अकबर के दरबार में सबसे पहले आया था? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि रॉल्फ फिंच जो है वो अकबर के दरबार में सबसे पहले आया था। आइए आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, रॉल्फ फिंच 1583 से 91 तक फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया तथा 16वीं सदी के भारतीय व्यापारी तथा नगर केंद्रों के बारे में मूल्यवान विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो सिर्फ आपको याद रखना है रॉल्फ फिंच जो है वो सबसे पहले आया था अकबर के दरबार में। और देखिए, पहले जब लोग आया करते थे तो केवल घूमने के उससे आया करते पर्पज से। ठीक है, तो वो यहाँ वहाँ हर जगह घूमता रहा और विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए उसने अपनी एक किताब लिखी, और उस किताब में उसने भारत के वर्णन किया। ठीक है, उसके बाद में जब वो यूरोप गया तब फिर वहाँ पर पता चला अरे ऐसा है भारत, फिर वहाँ से लोग आए थे। ठीक है, और पीटर मुंडी की बात करते हैं तो जो इटली से आया हुआ यात्री था, शाहजहाँ के टाइम पर पीटर मुंडी भारत में आया हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे, जिससे आपका रिदम बना रहेगा। सारे प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो आपके आंखों के सामने से निकलते रहेंगे, और जितने बार आपकी आंखों के सामने से प्रश्न निकलेंगे उतना ही फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आंसर टिक जरूर करते रहिए। अब आपका काम है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आज आपके कितने नंबर आए। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही बता दें कि यूनिट 8 जो है आपकी, जो आपका समसामयिक घटना संग्रह करंट अफेयर्स वगैरह है, वो आपका सुबह कवर होता है। सुबह 7:30 बजे हम 360 डिग्री करंट अफेयर के नाम से वीडियो लेकर के आते हैं और हर एक प्रश्न की डिटेल में जानकारी देते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो, हर एक जानकारी हम आपको देते हैं। आज भी हमने अपलोड किया है, तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपका यूनिट 8 बिल्कुल क्लियर होता हुआ चलेगा, और परीक्षा के समय तक पहुंचते पहुंचते आपको यूनिट 8 की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।